आप सभी का स्वागत है सबलाइन क्लासेस में। हम आज देख रहे हैं चाइल्ड साइकोलॉजी बूस्टर एमसीक्यू सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट आप लोग देख चुके हैं। जैसा कि फर्स्ट पार्ट में आपको एक क्वेश्चन में कंफ्यूजन थी और वो एक क्वेश्चन था जिस पे कई लोगों ने मैसेज भी भेजा। तो मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं कि आपका जो क्वेश्चन आपने जो आंसर भेजा था वो बिल्कुल सही था। कहीं ना कहीं कंफ्यूजन हो गई जिसमें इस चीज़ को हमने प्रयास किया बताने का कि बच्चे कैसे सीखते हैं और यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इससे संबंधित सत्य नहीं है, ये प्रश्न था और मैंने कहीं ना कहीं आपको ये बताने का प्रयास कर दिया कि कौन सा है। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो है बी। बच्चे केवल कक्षा में ही सीख सकते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो नहीं वाला ऑप्शन जो है वो बी होगा और मैंने आपको जो है कुछ और बता दिया था इसमें। और जिन लोगों ने फर्स्ट पार्ट देखा है सही से, उनको अच्छे से पता है कि इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन हो गई थी। तो उम्मीद है आप इस वीडियो के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि जो बी ऑप्शन है वो सही है और जो फर्स्ट पार्ट में बाकी क्वेश्चन थे आपने सभी ने देखा। आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। तो फिलहाल लास्ट क्वेश्चन भी मैंने आपके लिए छोड़ रखा था फर्स्ट पार्ट में कि क्या आपको लगता है कौन सा इसमें सही आंसर होगा। लास्ट क्वेश्चन यही था ना कि एक बालक काली गाय, काला कुत्ता तथा काली वस्तुओं को देखकर डरने लगता है। इस प्रकार का अनुबंधन निहित है किससे संबंधित है? अनुक्रिया सामान्यीकरण से, अनुक्रिया अनुबंधन से, उद्दीपक सामान्यीकरण से या उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए, जिस अनुक्रिया को वो बार बार करता है और उसी पर प्रभाव लगातार पड़ता रहता है, तो वो उसी अनुक्रिया को अपने अंदर उसका जनरलाइजेशन कर सकता है, नॉर्मलाइजेशन कर सकता है। अब जब वो जनरलाइजेशन हो जाएगा तो उसके अंदर उसी चीज के लिए डर बैठ जाएगा या खुशी होने लगेगी। जैसे कि काला कुत्ता या काली गाय, तो कहने का आशय है उसे काला रंग जो है ना, काले रंग की जो भी चीजें होती हैं वो उसको डरावनी लगती हैं। उसके मन में है कि काला जो कलर है वो उसको डरा रहा है और उसको उसी चीज से डरवाया भी जाता है। अक्सर अपने आसपास देखिएगा बच्चों से, वो देखो काला सा भूत आ रहा है, ऐसा है वगैरह, तो बच्चे डर जाते हैं। इसीलिए वो फिर काले जो भी कलर के जानवर हैं उनको देखकर डरने लगता है। तो वो उनका एक जनरलाइजेशन कर लेता है अपने मस्तिष्क में। तो जो भी अनुक्रिया करेगा उसका वो सामान्यीकरण कर लेगा। तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाता है। अब हम शुरू करते हैं आज का एमसीक्यू। तो आज के एमसीक्यू में 30 क्वेश्चन है, जैसा कि मैं पिछले वाले एमसीक्यू में भी मैंने रखा था। यहाँ पर मोस्टली मैंने कोशिश की है कि आपको पेडागोजी से रिलेटेड ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन मिल जाएं। तो चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि आपका कितने नंबर इसमें आप ला सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। एक बच्चा पहली बार करेला खाता है और हर बार जब वो करेला खाने जाता है तो उसे मछली महसूस होती है। इसमें क्या होगा? पहला भी जो मैंने लास्ट क्वेश्चन बताया था ना, उससे थोड़ा मिलता जुलता है, लेकिन अब आपको बताना है। देखिए, जब वो बच्चा करेला खाता है तो उसको मछली क्यों महसूस होती है? क्योंकि वो करेले को मछली के समान महसूस करने लगता है और वो कोई स्वाभाविक चीज तो है नहीं, वो तो उसको महसूस कर रहा है कि वो एक प्रकार की मछली है। तो वो एक अनुकूलित है, मतलब कस्टमाइज कर दिया गया है उस उद्दीपक को, करेले को मछली के रूप में। तो यहाँ पर जो बी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा आपका। ओके, अनुकूलित उद्दीपक यानी कि कस्टमाइज स्टिमुलेंट। नेक्स्ट प्रश्न है, एक शिक्षक जो अन्य दृष्टिकोण के साथ रचनात्मक अभिव्यक्तियों का अच्छा मिश्रण करता है वह बच्चों को सोच के लिए प्रोत्साहित करता है। प्रश्न बहुत ही सरल है और जिस तरीके से पूछा गया है वो थोड़ा सा आपको घुमा सकता है। अन्य दृष्टिकोण के साथ एक शिक्षक, मतलब एक दृष्टिकोण तो वो लेकर चल ही रहा है, कुछ और दृष्टिकोण भी जो हैं वो भी चारों तरफ वो बनाने का प्रयास कर रहा है। तो यहाँ पर कौन सी थिंकिंग आ जाएगी? आप लोग पढ़ चुके हैं तो बहुत आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं। जी हाँ, यहाँ पर अपसारी यानी कि डाइवर्जेंट थिंकिंग आ जाएगी। क्योंकि जो कन्वर्जेंट होती है यानी कि अभिसारी होती है, वो क्या होता है, चारों तरफ से जो हमारी थिंकिंग होती है वो सेंटर पॉइंट के लिए, मतलब किसी एक सोच के लिए प्रोत्साहित करती है उसको। और जो अपसारी होती है वो क्या करती है, कई प्रकार की सोच को प्रोत्साहित करने का काम करती है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? असत्य का मतलब गलत है या सत्य नहीं है। तो यहाँ पर क्या चीज सही नहीं हो सकती, देखते हैं। मानवतावादी दृष्टिकोण व्यक्तिगत विकास के लिए अधिगम के विषय में है।
अनुभूतिवादियों का मानना है कि प्रेरणा सीखने वालों के विचारों से निकलती है। ये तो सही लग रहा है। व्यवहार दृष्टिकोण कक्षा की प्रक्रिया में प्रेरणा के लिए आंतरिक संतुष्टि पर विचार करता है। सामाजिक समूह में संबद्धता, प्रशंसा और मान्यता की आवश्यकता एक शिक्षार्थी को प्रेरित करती है। सभी बातें तो अच्छी लग रही हैं और सही भी लग रही हैं, लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि सी में थोड़ा सा फोकस करिए, सी ऑप्शन में, तो व्यवहार दृष्टिकोण कक्षा की प्रक्रिया में, बात कहाँ की हो रही है, कक्षा की प्रक्रिया में प्रेरणा के लिए आंतरिक संतुष्टि पर विचार करता है। जब कक्षा की प्रक्रिया चल रही है तो फिर यहाँ पर आंतरिक संतुष्टि का विचार नहीं आ सकता, यहाँ तो सामूहिक संतुष्टि होनी चाहिए, है ना। तो यहाँ पर ये सी ऑप्शन गलत लगा रहा है और ये बात यहाँ पे असत्य हो जाती है और ऑप्शन सी सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रवि कक्षा 5 का शिक्षक है। शिक्षण के दौरान वो कभी संक्षेप में बताता है कि उसने क्या कहा, बुनियादी विचारों को विस्तार में बताता है, बच्चों को आरेख द्वारा भी समझाता है, पर उनके साथ गतिविधियों का अभ्यास भी करता है। वो यह सब क्यों करता है? पढ़ाना उसका जुनून है, छात्र ध्यान नहीं दे रहे हैं, अपने छात्रों को विचारशील बनाना है, या सभी हो रहा है? तो यहाँ पे एक बेस्ट आंसर आपको देना है। जैसे जुनून भी होता है तो भी हम बहुत जुनूनी तरीके से पढ़ाने लगते हैं, छात्र ध्यान नहीं देते हैं तो भी हम बहुत अपना दिमाग लगा देते हैं, लेकिन अगर हम वाकई में मेहनत कर रहे हैं, हर चीज को अच्छे से समझा रहे हैं, तो छात्रों को विचारशील बना रहे हैं, और इस हिसाब से सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है। ठीक है, फोर्थ का सी सही हो जाएगा यहाँ पे। आपकी कक्षा में एक बालक की दृष्टि संबंधी दोष है, साथ ही वो पढ़ने में भी कमजोर है। वो आपसे निवेदन करता है कि श्यामपट्ट यानी कि ब्लैक बोर्ड पर स्पष्ट रूप से दिख नहीं रहा है उसे, तो आप ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? पहला ऑप्शन है, क्या उसे डांट देंगे? पहली बात ये ऐसे ही गलत हो जाएगा। उसे चश्मा प्रयोग करने की सलाह देंगे, तो चश्मा किसी को सलाह दोगे तो फिर वो डांटने लगेगा आपको, कहेगा भाई तुम ही चश्मा पहन लो, हमको नहीं जरूरत है, तो सलाह मत दीजिए किसी को चश्मा पहनने की, और मैं तो पहले से पहनता हूं तो कोई बात ही नहीं है। तो उसे अपनी इच्छा अनुसार बैठने देंगे जिससे वह श्यामपट्ट पर लिखा देख सके, ये अच्छा लग रहा है। उसके लिए अलग कक्ष की व्यवस्था का सुझाव देंगे, तो ये भी कहीं ना कहीं गलत है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर बहुत आसानी से सही हो जाता है और उम्मीद करता हूं आपने भी सी ऑप्शन चूज किया होगा। एक भावनात्मक रूप से संतुलित छात्र कक्ष में अपने सहपाठियों से मैत्रीपूर्ण संबंध रखता है। कक्ष में अपने सहपाठियों से प्रभावी अंतःक्रिया नहीं करता तो गलत हो जाएगा। नवीन विचारों में कोई योगदान नहीं देता, ये भी गलत है। और सहपाठियों द्वारा विचारों का सम्मान नहीं करता। ये तो मतलब तीनों बातें निगेटिव कह दी गई, तो बड़ी आराम से आप लोग ए ऑप्शन यहाँ पर सही कर सकते हैं। तो 6 जो है, A6 का सही हो जाएगा यहाँ पे। लिंग क्या है, जेंडर क्या है, ये क्वेश्चन मुझे लग रहा है 2 से 3 बार तो सीटेट में ही आ चुका है और नेट में भी कई लोग पूछा जाता है। तो काफी ऐसा प्रश्न है जो लोग सीधे वहीं जाते हैं कि भाई जेंडर क्या है, जेंडर तो 2 लोगों को बांट रहा है कि ये फीमेल है, ये मेल है ना। लेकिन जेंडर जो है ये किस प्रकार की संरचना है ना, ये है डी ऑप्शन, सामाजिक संरचना है। और सामाजिक संरचना इसलिए है क्योंकि समाज ने इसे बनाया है, इसीलिए जेंडर एक प्रकार की सामाजिक संरचना हो जाती है। बनाया शारीरिक के आधार पे है, लेकिन संरचना ये सामाजिक के रूप में मानी जाती है कि ये जो भी जेंडर है ये इस जेंडर के लिए है, ये इस जेंडर के लिए। कोई काम भी बंटवारा, अब तो खैर कई काम हो गए हैं, सब सेम हो गए हैं, लेकिन कभी कभी आज भी कहीं ना कहीं ये कहा जाता है कि ये जेंडर जो है महिलाओं के लिए काम हो सकता है, ये पुरुषों के लिए काम हो सकता है। इस तरीके से भी समाज ने इसको बांट रखा था। तो फिलहाल यहाँ पर सही आंसर है डी। वंशानुक्रम तथा वातावरण के संबंध में व्यक्ति की वृद्धि पर प्रभाव निम्नलिखित में से एक के अनुसार होता है। तो यहाँ पर वंशानुक्रम व्यक्ति को प्रभावित करता है, वातावरण व्यक्ति को प्रभावित करता है, वंशानुक्रम प्लस यानी वंशानुक्रम के साथ साथ वातावरण को प्रभावित करता है। वंशानुक्रम N2 यानी कि मल्टीप्लाई हो रहा है, वातावरण व्यक्ति को प्रभावित करता है। तो वंशानुक्रम व्यक्ति को प्रभावित करता, बात सही है, वातावरण व्यक्ति को प्रभावित करता है, ये भी बात सही है, लेकिन ये अलग अलग अगर ना लिखी होती, एक साथ लिखी होती तो ज्यादा सही था। तो सी में तो लिखा है वंशानुक्रम वातावरण को प्रभावित करता है, तो ये भी कहीं ना कहीं सही नहीं लग रहा है। तो डी ऑप्शन इसलिए सही हो जाता है क्योंकि वंशानुक्रम और वातावरण का जो गुणनफल है, मतलब ये मिलके
वृद्धि को, जो भी व्यक्ति की वृद्धि पर प्रभाव पड़ता है, कई गुना बढ़ा देते हैं और उसका प्रभाव सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। विकास एक कभी ना खत्म होने वाली प्रक्रिया है। निम्नलिखित में से इसे कौन सी सिद्धांत के रूप में प्रस्तुत किया जाता है? इस पे मेरा वीडियो है, आप लोग जरूर देखिएगा। बाल विकास के सिद्धांत के नाम से मैंने उसे बनाया है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा, आप पढ़िएगा। तो सहभागिता का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत या परस्परता का सिद्धांत। तो विकास कभी नहीं खत्म होता, जन्म से लेकर मृत्यु तक चलता रहता है। ये किस सिद्धांत ने कहा है? तो ये कहा है निरंतरता के सिद्धांत ने। ठीक है, यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। परस्परता का सिद्धांत अगर हम बात करें तो परस्परता का सिद्धांत क्या कहता है? जितने आपके शरीर में विकासित क्षेत्र होते हैं, जैसे संवेग है, शरीर है, संज्ञानात्मकता है, मानसिक क्षेत्र है, ये सभी लोग आपस में जुड़े होते हैं। जब आप क्रोधित होते हैं तो कहीं ना कहीं आपका मुंह, चेहरा है वो लाल हो जाता है ना, और आपका संवेग जो है कंट्रोल से बाहर हो जाता है। तो ये क्या है? परस्परता का सिद्धांत होता है। तो उसमें वीडियो में आप डिटेल में पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ पर निरंतरता का सिद्धांत सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, रणवीर ने टाइपिंग सीखी है। जब वह हाई स्कूल में पहुंचा तो उसने कंप्यूटर सीखा, जहां वह बहुत आसानी से कंप्यूटर कीबोर्ड संचालित कर सकता था। इसके लिए जिम्मेदार किसे ठहराया जा सकता है? कीबोर्ड पर अभ्यास करना, अधिगम का स्थानांतरण, कंप्यूटर का उपयोग करने में रुचि या कीबोर्ड की सफलता। तो वैसे तो सब कुछ सही अच्छा लग रहा है, कहीं ना कहीं सभी सही भी हैं, लेकिन अब आपको यहाँ पर बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर देना है। तो हम बात करेंगे सही आंसर की, तो अधिगम का स्थानांतरण, यानी कि ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। मतलब पहले जब उसने टाइपिंग सीखी है तो कहीं ना कहीं वो टाइपिंग उसको कंप्यूटर के कीबोर्ड को चलाने में कहीं ना कहीं हेल्प कर रही है। तो एक ट्रांसफर हो रहा है लर्निंग का, है ना। तो इस पर भी वीडियो है मेरा लर्निंग ट्रांसफर पे, तो वो भी आप देखिएगा। तो इस तरीके से कई प्रकार के ट्रांसफर होते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रगतिशील शिक्षा का वर्णन करता है? करके सीखना, परियोजना विधि, सहकारी अधिगम, व्यक्तिगत शिक्षण, समूह क्षमता, छात्रों को अंकित करना। तो छात्रों को अंकित करना कोई प्रकार का प्रगतिशील नहीं हो जाएगा। विषयगत इकाइयां, नियमित इकाई, तो परीक्षण, रैंकिंग वगैरह अगर कहीं आती है तो प्रगतिशील शिक्षा का ये जो है काम नहीं है। और परियोजना विधि, समूह क्षमता, रैंकिंग फिर से आगे तो यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो इस हिसाब से ये ऑप्शन सही हो जाता है। करके सीखना, परियोजना विधि और सहकारी अधिगम, जो कोऑपरेटिव लर्निंग होती है उसकी बात हो रही है यहाँ पे। तो ये सही हो जाता है ए ऑप्शन। बच्चा विचारों के परिणामों के आधार पर दूसरों के दृष्टिकोण को अपनाता है, तो इसमें कौन सा सही है? तो कोहलबर्ग के सिद्धांत में लिखे हुए यहाँ पे तो टोटल तो 3 है, लेकिन इन तीनों को भी उन्होंने 2-2 भागों में बांटा है, तो टोटल हो जाते हैं 6। और 3 मेन है, तो 6 किस तरीके से हो जाएंगे कि उसके जो 2-2 करके उन्होंने डिवाइड कर रखा है। तो पहला तो प्री कन्वेंशनल होता है, फिर कन्वेंशनल होता है, फिर पोस्ट कन्वेंशनल होता है। तो जो प्री कन्वेंशनल है वो कहीं ना कहीं इस प्रकार से होता है, या तो बच्चा किसी प्रकार के दंड से डर रहा होता है इसलिए वो सही काम करता है, क्योंकि कोहलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। और जो फर्स्ट पार्ट में ही जो 2 भागों में बांटा गया है, तो दूसरा पार्ट ये कहता है कि कहीं ना कहीं वो पुरस्कार पाने के लिए कुछ ना कुछ करता है, तो वो दूसरों के दृष्टिकोण के हिसाब से काम करता है ना। तो पहले का दूसरे का मतलब ये दूसरे नंबर की बात हो रही है, तो यहाँ पे दूसरे चरण का ऑप्शन भी दिया हुआ है, और तीसरा, चौथा, पांचवा तो हो नहीं सकता। अगर पहला लिखा होता तो शायद थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाती। फिलहाल कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ दूसरा चरण लिखा हुआ है और सही हो जाता है बी ऑप्शन। एक सिद्धांत के रूप में निर्मितवाद क्या है? तो जो कंस्ट्रक्टिविज्म है उसकी थ्योरी ये कहती है कि कहीं ना कहीं आप खुद शब्दों को सीखिए, चीजों को जानिए, जो भी आपके पास नॉलेज है उसी के बेस पे अगले नॉलेज को और मजबूत करिए, ये कहने का प्रयास करता है निर्मितवाद। तो यहाँ पर क्या सही हो सकता है? अनुकरण की भूमिका पर केंद्रित करना, अधिगमकर्ता की स्वयं के शब्दों का निर्माण करने पर भूमिका को जोर देना, सूचनाओं को रखने और प्रत्यास्मरण द्वारा परीक्षण पर जोर देना, और शिक्षक की प्रधान भूमिका पर जोर देता है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही है, क्योंकि अधिगमकर्ता स्वयं के शब्दों का निर्माण करने की भूमिका पर जोर दे रहा है। ठीक है, तो ये चीज बिल्कुल सही हो जाती है निर्मितवाद के अंतर्गत।
किस मनोवैज्ञानिक ने नैतिक विकास को परिभाषित किया है? जी हाँ, स्किनर, पावलोव, थॉर्नडाइक, पियाजे। आप ढूंढ रहे थे कोहलबर्ग को, नहीं मिले, तो पियाजे ने भी जो है नैतिक विकास का एक सिद्धांत दिया है, जिसका वीडियो आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो कभी भी अगर कोहलबर्ग आपको ढूंढने से नहीं मिल रहे हैं नैतिक विकास में, तो आप पियाजे को रख सकते हैं ऑप्शन में। तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। समावेशित विद्यालय योजना के संदर्भ में कौन सा गलत है? समावेशित विद्यालय का मतलब कैसा हो गया? इंक्लूसिव एजुकेशन की बात हो रही है। क्या चीज सही है देखते हैं। तो यहाँ पे गलत पूछा है, अभी फिर से गलत हो जाता प्रश्न। गलत पूछा है मतलब सही नहीं है, ठीक है। समानता की भावना का विकास करना, गुणात्मक आत्मसम्मान का विकास करना, विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों में आत्महीनता की भावना का विकास करना। तो ये तो भाई गलत हो जाएगा, क्योंकि आत्महीनता का विकास तो नहीं करेगा समावेशित विद्यालय। तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है इस चीज में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा को परिभाषित करने के लिए क्या उपयुक्त है? जैविक विकास का परिणाम, उत्तम समस्या समाधान की दिशा में एक कदम, अनुभवों को प्रकट करने का एक उत्तम उपाय, और या आत्म उन्नति का माध्यम। तो प्रश्न को समझिए, भाषा को परिभाषित कैसे कर सकते हैं आप? तो अपने अनुभवों को जो प्रकट करने का उत्तम उपाय होता है, वो भाषा को परिभाषित कर सकता है बहुत ही आसानी से। इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाता है। 7 वर्ष तक के बालक बालिकाओं की क्या विशेषताएं हैं? मतलब बात हो रही है बाल्यावस्था की। केवल समलिंगी बालकों के साथ खेलते हैं, तो केवल का कोई मतलब नहीं होता, तो यहाँ पे गलत हो जाएगा ये ऑप्शन। लिंग विभेद पर ध्यान नहीं देते, मतलब वो खेलते समय ये नहीं देखते कि कौन लड़का है कौन लड़की है। तो ये चीज सही है कि उनको बस खेलना है, अपना ग्रुप मेंटेन करना होता है। आपको पता ही है ना कि जो बाल्यावस्था होती है वो गैंग एज होती है, टोली अवस्था होती है। तो वो अपनी टोली मतलब मेंटेन करना चाहते हैं, खूब बड़ी बनाना चाहते हैं। वो इस चीज पे फोकस नहीं करते कि कौन लड़की है या लड़का है, हमारी टोली बड़ी होनी चाहिए। तो इस हिसाब से बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आलपोर्ट ने अपने व्यक्तित्व सिद्धांत में व्यक्तित्व को किस रूप में माना है? तो यहाँ पर आलपोर्ट का जो सिद्धांत है व्यक्तित्व का, उन्होंने ये बताया था कि जो भी व्यक्तित्व है वो जीव के अंदर होता है, और वो कहीं पर दिखा सकता है कुछ चीजों को और कुछ चीजों को नहीं दिखा पाता है। कभी कभी कुछ चीजें वो सामान्यतः करता है और कभी कभी वो सामान्यतः नहीं करता है। मान लीजिए कोई कुछ ऐसे काम होते हैं कि वो बहुत लगन से करता है, काम वो सारे उसी के हैं, लेकिन कुछ चीजों में उसकी कोई भी इंटरेस्टिंग नहीं होती है। कभी वो काम ईमानदारी से करता है तो कुछ काम वो बिना ईमानदारी से भी कर देता है। तो ये सब चीज जीव में केंद्रित होती हैं, और इस हिसाब से वो आपका जो ऑप्शन है ये जीव में केंद्रित, ये सही हो जाएगा। और आलपोर्ट का जो सिद्धांत है उसको कहते हैं सील गुण सिद्धांत। तो जब व्यक्तित्व आप पढ़ेंगे तो आपको ये आलपोर्ट जो है वो काफी फेमस है, और इसमें जो उनके सिद्धांत हैं वो काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्रायः छात्र एवं छात्राओं की रुचियों में अंतर निम्नलिखित में से किसका परिणाम है? तो छात्र एवं छात्राओं की रुचियों में अंतर की बात हो रही है कि उनकी जो रुचियां हैं, जो इंटरेस्ट हैं, वो क्यों अलग हो जाते हैं। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। मूल प्रवृत्त्यात्मक गुणों का जो है असर होता है, या सांस्कृतिक प्रभावों का होता है, अंतःस्रावी ग्रंथियों का होता है, जैविक कारकों का होता है। तो कहीं ना कहीं ये जो वातावरण का प्रभाव है ना, उसमें रुचियों का अंतर जरूर देखने को मिलता है। इसमें जहाँ मूल प्रवृत्ति है, ये भी कोई वातावरण से नहीं आपसे जुड़ी होती हैं, तो ये भी नहीं रह जाएंगी। अंतःस्रावी ग्रंथियां भी शरीर में होती हैं, और जैविक कारक भी यहाँ पर प्रभाव नहीं डालेंगे। तो बी ऑप्शन सही हो जाता है। यहाँ पर सांस्कृतिक प्रभावों का जो है परिणाम होता है। यदि एक प्रतिभाशाली छात्र आपके द्वारा प्रदत्त कक्षा कार्य में बिल्कुल रुचि नहीं ले रहा है, तो ऐसी स्थिति में छात्र के साथ न्यूनतम प्रभावी ढंग से व्यवहार करने की शैली क्या होनी चाहिए? मतलब आपने जो काम दिया है ना, कोई भी असाइनमेंट दिया है, कोई भी काम दिया है, वो नहीं इंटरेस्ट ले रहा है कि भाई हमको अच्छा नहीं लग रहा, तो उसमें क्या करना पड़ेगा आपको? उसे मनपसंद कुछ भी पढ़ने की सलाह देना, उसे विशिष्ट कार्य प्रदान करना, या उसे आगामी कक्षा के कार्य संपादन का कार्यभार सौंपना, या उसे विद्यालय के उपरांत रुककर कार्य समाप्त करने का आदेश देना। तो यहाँ पर अगर कोई बालक जो है ना रुचि नहीं ले रहा, इंटरेस्ट नहीं ले रहा, तो जाहिर सी बात है एक बार ये चेक कर लेना चाहिए कि आखिर क्या है। तो आप उसको जानने के लिए उसको थोड़ा सा
प्रयास करेंगे कि इसको कुछ बच्चों को हम रोक लें और उनका काम पूरा करवा दें, है ना। इसके लिए आपको क्या पड़ेगा, विद्यालय में रुकना पड़ेगा या बच्चे से कहना पड़ेगा कि आप रुक कर पहले अपना कार्य समाप्त कर ले। ऐसा सही है, इसलिए डी ऑप्शन यहां पर हो जाएगा। कक्षा कक्ष में शिक्षण का परिणाम निम्नलिखित में से क्या होना चाहिए? विद्यार्थियों के दृष्टिकोण में परिवर्तन, सूचनाओं को एकत्र करना, सेवा नियुक्ति की क्षमता का विकास होना, खेल कूद में भाग लेने की योग्यता का विकास होना। 4 ऑप्शन है, बहुत ही सरल है, तो मुझे नहीं लगता कि आप बता नहीं सकते, बहुत ही सरल है। कक्षा कक्ष में जो परिणाम है वो विद्यार्थियों के दृष्टिकोण में परिवर्तन होना बहुत जरूरी होता है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पीयरमैन के द्विकारक यानी कि 2 फैक्टर थ्योरी उन्होंने दी थी इंटेलिजेंस की, तो उसमें जी कारक का स्तर अगर ऊंचा हो तो व्यक्ति क्या होगा? तो जी था और एस था, तो जी होता है सामान्य यानी कि जनरल और एस स्पेसिफिक होता है। तो अगर आपका जी कारक यानी कि हर चीज में आप अच्छे हैं, आपका आईक्यू अच्छा है, तो आप अधिक बुद्धिमान हो जाएंगे भाई साहब, ठीक है। तो जी कारक आपका गुड है ना, तो जी कारक आपको अधिक बुद्धिमान बनाता है। और स्पेसिफिक कारक जो होता है, मान लीजिए आप किसी टेक्निकल चीज में बड़े अच्छे हैं, मान लीजिए आप आर्ट बनाने में बहुत अच्छे हैं, मान लीजिए आप म्यूजिक में बहुत अच्छे हैं, तो ये एक अलग अलग क्वालिटीज हो जाती हैं। लेकिन जी फैक्टर कहता है कि आपको म्यूजिक भी आता है, आप इंटेलिजेंट हैं, आप टेक्निकल चीजें भी जानते हैं, आप आर्ट भी बना लेते हैं, हिस्ट्री भी बड़ी अच्छी पढ़ लेते हैं, हर चीज में आप इंटेलिजेंस है, तो यहाँ पे जी फैक्टर काम करने लगता है, तो ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत में सबसे अंत में क्या जोड़ा गया था? तो जो गार्डनर थे उन्होंने मल्टीपल जो इंटेलिजेंस है उसका सिद्धांत दिया था और उन्होंने बताया था कि बुद्धि जो होती है वो 7 प्रकार की होती है, ठीक है। तो उन्होंने 7 प्रकार की बुद्धि बताई भी थी। अगर मैं बता दूं जल्दी जल्दी आपको, तो भाषाई, गणितीय, स्थानिक, शारीरिक यानी कि लैंग्वेज से रिलेटेड, मैथ से रिलेटेड, है ना, स्पेस से, प्लेस से रिलेटेड, और जो भी फिजिकल जो होते हैं वो बुद्धि, संगीत से संबंधित जो कि यहाँ पे लिखी है म्यूजिकल इंटेलिजेंस, और अंतरावैयक्तिक और अंतःवैयक्तिक यानी कि इंट्रापर्सनल और इंटरपर्सनल 2 टाइप की बुद्धि और बताई थी उन्होंने। तो टोटल हो गई 7। लेकिन बाद में अमेंडमेंट हुए, चेंजिंग हुई, तो उन्होंने 8वें नंबर पर एक और जोड़ी थी और वो थी प्रकृतिवादी बुद्धि, ठीक है। प्रकृतिवादी जो यहाँ पे लिखी नहीं है, तो आपको क्या आंसर कहाँ गया? तो फिर से अमेंडमेंट हुआ, फिर से 9वें नंबर पे एक और जोड़ी गई, उसको कहते हैं अस्तित्ववादी, अस्तित्ववादी बुद्धि। तो यहां पर आपको ऑप्शन मिल गया सी, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तो सी ऑप्शन सही है। गार्डनर ने लास्ट में यानी कि 9वें नंबर पे अस्तित्ववादी को जोड़ा था। तो ये भी प्रश्न बन सकता है कि किस नंबर पे जब अस्तित्ववादी को जोड़ दिया तो कितनी बुद्धि हो गई या कितने पॉइंट हो गए उसमें, तो आपका हो गया 9 पॉइंट हो गए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा क्रियात्मक बुद्धि के परीक्षण हेतु उपयोग में लाया जाता है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। क्रियात्मक बुद्धि की बात हो रही है, फंक्शनल इंटेलिजेंस की बात हो रही है, कुछ करके सीखने वाली बात हो रही है। तो यहाँ पे आपके सामने 4 ऑप्शन है, स्टैनफोर्ड, कोहब्लाक, रेवन प्रोग्रेसिव, जोशी का सामान्य मानसिकता परीक्षण। तो इन चारों में सभी क्या है, कोई ना किसी क्वेश्चन से संबंधित है, ट्रू फॉल्स हैं या किसी चीज को आपको भरना है या कोई क्वेश्चन है तो उसका आंसर देना है, तो वो कोई फंक्शनल नहीं माना जाए, क्रिएटिविटी नहीं मानी जाएगी। यहाँ पे जो कोह ब्लॉक डिजाइन होती है, क्योंकि ब्लॉक में आपको डिजाइन करना होता है, वो जो है क्रियात्मक बुद्धि से संबंधित हो सकता है, इसलिए बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट पे। वे बालक जो रटते हैं उनमें बुद्धि का विकास नहीं हो पाता, इस बात का विवेक नहीं होता कि क्या जरूरी है और क्या गैर जरूरी है, उनमें मौलिक चिंतन की शक्ति पैदा नहीं होती, उनके लिए परीक्षा पास कर पाना कठिन नहीं होता। तो जो रटते हैं कहीं ना कहीं उनमें जो मौलिक चिंतन है, जो वो कहीं सोच है, मतलब एक थिंकिंग पावर जो होती है वो इतनी अच्छी नहीं हो पाती है जो रटने पर ज्यादा फोकस करते हैं। तो सी ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा। एक सफल शिक्षक हेतु निम्न में से क्या सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो बहुत ही आसान होगा आई थिंक, देखते हैं क्या है इसमें ऑप्शन में। परीक्षा उत्तीर्ण करने में बालकों की सहायता करना, अच्छा खिलाड़ी बनने के लिए बालकों की सहायता करना, बालकों में चिंतन योग्यताओं का विकास करना, या बालकों में पुस्तक के प्रति प्रेम पैदा करना।
देखो बातें तो सब अच्छी हैं, पुस्तकों के लिए प्रेम भी अच्छी बात होती है, चिंतन योग्यता भी अच्छी बात होती है और खिलाड़ी भी बनाना अच्छी बात होती है। लेकिन अगर एक शिक्षक की बात नॉर्मली लिया जाए ना, जनरलाइजेशन करके देखते हैं, तो वहां पर सी ऑप्शन सही बैठेगा। जो चिंतन योग्यताएं हैं वो एक शिक्षक को एक छात्र के अंदर पैदा करनी चाहिए कि वो किस तरीके से किसी चीज की एबिलिटी पैदा कर सके, थिंकिंग पावर की, है ना। तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। निम्न में से क्या स्मृति का तत्व नहीं है, यानी कि जो मेमोरी होती है इसमें कौन सी चीज नहीं पाई जाती है। मेमोरी, ठीक है, स्मृति का जो पार्ट है वो नहीं है। संकेतन, देखिए जो भी कूट संकेत होते हैं तो हम अपने मन में संकेत बना लेते हैं, तो ये तो सही हो जाएगा। संचयन मतलब हम स्टोर करते हैं, तो मेमोरी में स्टोरिंग पावर तो होती ही होती है। पुनः प्राप्ति, अब जब मेमोरी में हमारी स्टोर है कोई चीज तो हम उसको पुनः प्राप्त भी कर सकते हैं, लेकिन इरेज नहीं करते हैं। विलोपन यहाँ पर सही हो जाएगा, मतलब इरेज हो जाना। इरेज काम होता है फॉरगेटिंग का, जिसको हम विस्मृति कहते हैं, तो वो काम करता है विलोपन का, फॉरगेटिंग, ठीक है। तो यहाँ पर 27 में डी ऑप्शन सही हो जाएगा। माध्यमिक कक्षाओं में शिल्प कार्य बालकों में किस योग्यता के विकास के लिए आवश्यक है। माध्यमिक कक्षाओं में शिल्प कार्य, शिल्प कार्य का मतलब आप समझते हैं, शिल्पकार मतलब क्राफ्ट वर्क, मतलब कोई भी चीज से कुछ बनाना या कोई सिलाई कढ़ाई का काम करना या दफ्ती से कुछ बना देना या मिट्टी का कोई काम करना। तो शिल्पकार जो है वो किस योग्यता का विकास करता है, हस्त कार्य का, सृजनात्मकता का, अभिव्यक्ति का या नई सामग्री के प्रयोग का। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही है, बहुत ही क्रिएटिविटी जिसके अंतर्गत होगी वो शिल्पकार में अच्छा हो जाएगा। तो यहाँ पे सृजनात्मकता सही है। निम्न में से कौन सा व्यवहार प्रभावकारी शिक्षण में योगदान नहीं देता है। प्रभावकारी शिक्षण में योगदान नहीं देता है, नहीं वाला जो क्वेश्चन पॉइंट है वो उसको फोकस करेगा। तो विभिन्न शिक्षण सामग्रियों का प्रयोग, ये तो अच्छी बात है। कक्षा में नियमों और कार्यप्रणालियों के सख्ती से पालन, ये कहीं ना कहीं गड़बड़ लग रहा है। बालकों को शैक्षिक लक्ष्यों की जानकारी देना, ये भी अच्छी बात है। शिक्षण में बालकों को सक्रिय भाग लेना, ये भी अच्छी बात है। तो कुल मिला के जो सख्ती वाली बात आ जाती है ना, तो वहीं पे सब सख्त हो जाता है और आपका बात जो है, जो भी नियम पालन है, अभी लिखा होता है ना कार्य प्रणालियों का पालन करना, तो अच्छा हो जाता है, लेकिन सख्ती से पालन करना तो यहाँ पे फिर गड़बड़ हो जाता है। इसलिए बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है आज का, मानव मस्तिष्क की क्रियाओं का परीक्षण किस यंत्र के द्वारा किया जाता है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने पिछले वाले जैसे एमसीक्यू में किया था कि लास्ट क्वेश्चन आपके लिए है, ढूंढ के लाइए और जो हमारा कमेंट बॉक्स होता है इसमें जरूर बता दीजिएगा कि इसका सही आंसर क्या है। हम आपको आने वाले वीडियो में बताएंगे कि इसका सही आंसर क्या है। और फिलहाल बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा और आपके कितने नंबर आए उसको भी बताइएगा, ठीक है। तो मिलते हैं जल्दी ही, जुड़े रहिएगा सबलाइन क्लासेस से। थैंक यू वेरी मच।